लखनऊ से ये खबर है, जहां एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल पर सरकार का सख्त रुख सामने आया है। एबीपी गंगा पर बोले हैं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह कि बिना एम्बुलेंस के किसी की भी मौत हुई तो जेल भेजेंगे। एम्बुलेंस चालकों की शर्तों को मानने के बाद भी संगठन बनाकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, ये कहना है स्वास्थ्य मंत्री का। किसी भी स्थिति में, किसी भी जिले में अगर एक भी मरीज प्रभावित हुआ तो एम्बुलेंस हड़ताल की वजह से एम्बुलेंस चालक को मुकदमा करके जेल भेजा जाएगा। तो ये स्थिति साफ हो चुकी है, सख्त रुख अख्तियार करने के मूड में है प्रशासन। प्रदेश में इन दिनों एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका असर पड़ा है। लेकिन अब सरकार ने साफ तौर से चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म नहीं की और कहीं किसी जिले में कोई कैजुअलिटी होती तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी। हमारे साथ प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जी, उनसे जानेंगे। सर, एक हड़ताल तो पहले क्लर्क बाबू कर रहे थे, उसको आपने खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल प्रदेश में चल रही है। देखिए, एम्बुलेंस सेवा के साथ एक गतिरोध हमारा पहले से भी चल रहा था। जब जीवीके वालों ने कोर्ट में दाखिल किया था कि वो यहाँ से छोड़ के अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के जाना चाहते थे, ये सुप्रीम कोर्ट तक मांगा गया था। और क्योंकि उनका एग्रीमेंट कहता है कि इतने साल तक उनको चलाना पड़ेगा, हमने दबाव दिया कि आप जैसे भी हैं आपको चलाना पड़ेगा एग्रीमेंट के तहत। और जीवीके का पुराना आदत है कि वो ट्रिप्स के हिसाब से अगर कहीं आपको एम्बुलेंस का फ़ोन आता है और 15 मिनट में आपको निर्धारित समय के अंदर पहुंचना है, जहां तक एम्बुलेंस आए वहां अक्सर ये लोग आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा के बाद पहुंचते हैं, जिसके वजह से हमने इनके ऊपर बहुत सारे कार्रवाई और पेनल्टी कर चुके हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर कहीं किसी भी ज़िले में कोई कैजुअलिटी होती है तो जो एम्बुलेंस के चालक हैं उनके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज होगी, साथ ही साथ इसमें व्यवधान उत्पन्न करने वाली कंपनी के लोगों के खिलाफ भी सरकार एफआईआर दर्ज कराएगी। यहाँ सहयोगी प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। संगम नगरी प्रयागराज में सरकारी इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा 102 और 108 से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल का आज लगातार दूसरा दिन है जो जारी है। पिछले 2 दिन से चल रही हड़ताल का सीधा असर अब गरीब मरीजों पर पड़ता हुआ नजर आने लगा है। तमाम मरीजों को आज प्राइवेट एम्बुलेंस या फिर निजी वाहनों के जरिए ही अस्पताल तक पहुंचना पड़ रहा है। मरीजों के तीमारदार सरकार के इस मामले में दखल की मांग कर रहे हैं और जल्द ही इस हड़ताल को खत्म कराने की मांग कर रहे हैं। 2012 से हम लोग लगे हुए हैं, इस तरह लोगों की सेवा करते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिससे मृत्यु दर हमारे जो है समाज में बहुत कम हो गई है। हम यही चाहते हैं कि हमारी प्रमुख मांगे हैं कि ठेका प्रथा बंद हो, हमको एनएचएम में शामिल किया जाए। हमारी मेन मांगे ये है। हमारे ईएमटी पायलट भाइयों के एम्बुलेंस के माध्यम से हमने तहसील स्तर पे एक एम्बुलेंस इमरजेंसी सेवा के लिए दे दिया गया है कि हम मरीजों को जो भी एक्सीडेंटल हो या कोई भी इमरजेंसी पेशेंट हो, उनको हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनके जीवन की भी रक्षा कर सकें। अब हम आपको एक प्रयागराज में एम्बुलेंस कर्मियों के हड़ताल से जुड़ी 3 तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हड़ताल की वजह से सभी सरकारी एम्बुलेंस का चक्का जाम हो गया है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल है। वहीं तीसरी तस्वीर उन मरीजों की है जो हड़ताल की वजह से परेशान है। इन लोगों को निजी एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ रहा है क्योंकि और कोई जरिया नहीं है, कोई चारा नहीं है। तो चलिए सीधा रुख करते हैं सहयोगी शैलेश अरोड़ा का लखनऊ से, उनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब प्रशासन की ओर से जिस तरीके का सख्त रवैया अख्तियार करने की बात सामने आई। एबीपी गंगा पर खुद स्वास्थ्य मंत्री ने शैलेश ये बात सामने रख दी है, लेकिन बातचीत का जरिया कोई ब्रिज बनने की कोशिश हो रही है। देखिए, निश्चित रूप से समय हड़ताल इन लोग की अभी भी जारी है। सरकार की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर किसी भी मरीज की जान जाती है, दिक्कत होती है तो इन लोगों पर एफआईआर होगी। लेकिन एक तस्वीर दिखाते हैं पहले हम, जहां इको गार्डन में मौजूद है, धरना स्थल है और यहीं पर ये एम्बुलेंस कर्मी जो है धरने पर बैठे हुए हैं। आप देखिए, बड़ी संख्या में एम्बुलेंस कर्मी प्रदेश भर से यहाँ पर आए हुए हैं। मतलब जिलों में तो इनकी धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, हड़ताल चल रही है। लखनऊ में मुख्य रूप से इनका जो प्रदर्शन है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर ये एम्बुलेंस कर्मी मौजूद है। सीधे बात करते हैं, जो एम्बुलेंस कर्मचारी संघ है उसके प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हनुमान जी, ये बताएं कि सरकार में आप लोग की एमडी से भी वार्ता हुई एनएचएम में, उसके बाद आप लोगों ने एलएस की सेवा शुरू की, क्या दिक्कत आ रही है, बात क्यों नहीं बन पा रही?
जैसे कि 2012 से हम लोग GVK में काम कर रहे हैं और फिर बीच में एलएस का टेंडर बदल गया तो नई कंपनी आई तो नई भर्ती चालू कर दी, तो उसके लिए बवाल शुरू हुआ। तो हम लोगों के इस समय यही मांग है, या तो हमें NRHM में किया जाए या तो हमारे RFP में बदलाव किया जाए। आप लोग को तो ये कल आश्वासन दिया गया है कि किसी को भी एलएस से हटाया नहीं जाएगा, समायोजन होगा नई कंपनी में। नहीं, वो तो ठीक है, समायोजन किया जाएगा, लेकिन अभी भी हम 12 घंटा ड्यूटी करेंगे तो उसका ओवर टाइम का कोई भुगतान का निर्णय नहीं निकाला गया कि वहाँ पे ये भी तो लिखना चाहिए कि हाँ इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बार बार कंपनियों को बदलने के चक्कर में हम लोगों के यही हड़ताल करना पड़े तो क्या मतलब। इससे अच्छा सरकार हम लोगों के RFP में बदलाव कर दे। कुल कितने एम्बुलेंस चालक हैं प्रदेश में अगर बात करें? 20,000 से ऊपर। अभी आप लोग की जो मुख्य मांगे थी वो क्या थी, उसमें किस पर सहमति बन चुकी है? एक एलएस का मैटर पे सहमति ये बनी है कि ये लोग उसमें ज्वाइन कर लेंगे। हमने भी एलएस के सभी कर्मचारियों को बोल दिया है कि आप लोग जाके ज्वाइन कर लें, लेकिन जो मेन जड़ है जो टेंडर प्रक्रिया, उस टेंडर प्रक्रिया में जो संशोधन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आज ये कंपनी आएगी, कल वो कंपनी आएगी, कल वो कंपनी आएगी, तो हमारे कर्मचारियों को ऐसे ही निकाला जाएगा और ऐसे ही परेशानी झेलनी पड़ेगी। और क्या मांग है आप लोग की? अब हम लोगों को तो सारे लोगों की एक ही मांग है कि अगर ये कंपनियों, भ्रष्ट कंपनियों को हटा के NRHM के तहत रखा जाए, तो ये सबकी मांग है। आपका नाम? सौरभ कुमार शर्मा। मैं जीविका। कहाँ से आए? मैं लखनऊ का निवासी हूँ। मतलब सौरभ बताएं, क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार ने कह दिया है कि अगर नहीं माने तो FIR भी हो सकती है इस माह के। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, मैं यारो इमरजेंसी में हूँ, जो मुझे टर्मिनेट किया गया था। 6 साल का एक्सपीरियंस को लेकर के मुझे अगर इज्जत नहीं दी जा रही है, अगर मैं MT पायलट की इज्जत नहीं करूँगा तो वो हमें इज्जत नहीं देगा। अगर मैं MT पायलट की इज्जत करूँगा तो वो मुझे इज्जत करेंगे। बात है GVK के अंदर ही अंदर ऐसा काम होता है कि दिवाली होली की बोनस की बात की जाए, जो सरकार पैसा दी जाती है दिवाली वो बोनस की बात की जाए तो उसमें बोनस का पैसा नहीं दिया जाता है, और सैलरी की बात की जाए तो पेंडिंग कर दिया जाता है। लेकिन भाई अपनी जगह में सही है कि कहने 102 और 108 को लेकर क्या फैसला है, चलाएंगे नहीं चलाएंगे? बिल्कुल शैलेश, तो इन मांगों के साथ तमाम कर्मचारी हड़ताल। रोहिंग्या से जुड़ी ये बड़ी अपडेट ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार दे रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, लखनऊ से, जहां पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है। 2486 दरोगा भर्ती की ट्रेनिंग करने के बाद भी नियुक्ति नहीं हुई और इसी बात को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है। अभ्यर्थियों ने बापू भवन पहुंचकर प्रदर्शन शुरू किया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, इसके बावजूद भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। 2016 भर्ती के उप निरीक्षक ट्रेनिंग के बाद भी अभी भी ये तमाम अभ्यर्थी भटकने को मजबूर हैं, क्योंकि इन्हें नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। कानपुर से खबर, जहां राज कुंद्रा के कानपुर कनेक्शन का बड़ा खुलासा सामने आया है। 100 दिन में करोड़पति बन गए अरविंद श्रीवास्तव की पत्नी। आपको बताएं, पोर्नोग्राफी केस का आरोपी राज कुंद्रा का करीबी है अरविंद, और राज कुंद्रा की कंपनी फ्लिज मूवीज की कमाई का ये पूरा मामला है, जिसके तार कानपुर से जुड़े हैं। फ्लिज मूवीज की कमाई का एक हिस्सा बैंक खाते में यहां भी आता था। पहली बार अरविंद की पत्नी के खाते में 40,000 की रकम आई। 19 साल पुराना अरविंद की पत्नी हर्षिता का ये बैंक अकाउंट है, लेकिन अचानक 40,000 और उसके बाद जिस तरीके से ट्रांजैक्शन हुए हैं वो काफी संदेहास्पद है। इसे लेकर ये कानपुर कनेक्शन भी सामने आया है। तो पूरा पोर्नोग्राफी का ये मामला, इसके एक तार कानपुर से जुड़ते नजर आ रहे हैं, जहां अरविंद की पत्नी हर्षिता है। 19 साल पुराना खाता है, लेकिन एक साथ 40,000 आते हैं और इस तरीके के ट्रांजैक्शन को नोटिस किया गया है। तो कानपुर कनेक्शन भी सामने आया है। राज कुंद्रा की कंपनी फ्लिप मूवीज, जिस पर आरोप है पोर्नोग्राफी का, इसका एक हिस्सा जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कानपुर से। तो देखिए, सबसे छोटी रकम 5 लाख, सबसे बड़ी 20 लाख की है। तो इतना बड़ा ट्रांजैक्शन लगातार होता रहा है, तो इसलिए ये जोड़कर देखा जा रहा है कि किस तरीके से फ्लिप मूवीज से कनेक्टेड रहा है अरविंद की पत्नी का ये बैंक अकाउंट और ये उनका बिजनेस। तो अरविंद ने 23 बार में 2 करोड़ से ज्यादा की रकम, सबसे छोटी रकम की आप बात करते हैं तो 5 लाख है, सबसे बड़ी 20, और कुल मिला के जब आप जोड़ेंगे तो 1/6/2020 से अब तक के जो ट्रांजैक्शन हैं और कितनी चीजें और कितने बड़े अमाउंट निकल के सामने आए, ये देखिए आप। कानपुर से खबर है, बसपा ने विधानसभा चुनाव के लिए पहले प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। कानपुर की बिठूर विधानसभा से रमेश सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया है। बसपा की जिला संगठन समीक्षा बैठक में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी है और वर्तमान में बिठूर में भाजपा से अभिजीत सिंह सांगा विधायक हैं।
और इटावा के भरथना सीट से कमलेश अंबेडकर भी उम्मीदवार होंगे। तो देखिए, बसपा ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया है। एक बड़ी बैठक जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें भारी संख्या में तमाम कार्यकर्ता उमड़े थे और यहीं पर यह साफ कर दिया गया कि अगला उम्मीदवार कौन होगा 2 सीट से। बीएसपी और बीजेपी के ब्राह्मण सम्मेलन और प्रबुद्ध सम्मेलन पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी ने निशाना साधा है। क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। ब्राह्मण की बात करते हैं, हम तो बुद्धिजीवी वर्ग की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ब्राह्मण की बात करते हैं तो हम तो है जदुवंशी, और सुदामा और कृष्ण की दोस्ती जो है ये जग जाहिर है। तो अगर ब्राह्मण ही मान रहे हैं तो अखिलेश जी के आशीर्वाद वो लोग दे चुके हैं, और आशीर्वाद ब्राह्मण का दिया हुआ कभी वापस नहीं होता है। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां कोरोना संक्रमण को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। परिस्थितियों को देखते हुए शैक्षणिक संस्थान बंद करने के आदेश मिले हैं। हालांकि 1 अगस्त से 6ठी से 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। कैसानी को नगर पंचायत बनाने का भी फैसला सामने आया है। पंतनगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की जमीन का चयन हो चुका था, जिस पर 6 महीने के अंदर डीपीआर बनाने का जो मामला है वो रिपोर्ट सरकार को उपलब्ध करानी ही होगी। तो कई अहम फैसले हुए हैं देहरादून से। और बलिया में वैक्सीन को लेकर ग्रामीण आपस में भिड़ गए। वैक्सीनेशन कराने आए मेडिकल टीम और डॉक्टर्स के साथ मारपीट हुई, जहां पर डॉक्टर घायल हुए हैं, ये खबर है। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र के करनई गांव में कल मेडिकल टीम वैक्सीनेशन के लिए पहुंची थी। कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच कुछ लोग पहले वैक्सीन लगवाने की जिद करने लगे। विरोध पर 2 पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। महोबा से खबर है, जहां डीएम स्कॉट की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिलाधिकारी के स्कॉट कर रही ये कार की बात कर रहे हैं, जो अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। स्टेनी, अर्दली ड्राइवर और 2 सुरक्षा गार्ड सहित 5 लोग घायल हैं। जिलाधिकारी ने अस्पताल पहुंचकर सभी घायलों का हालचाल जाना है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार को स्कॉट कर रही थी ये गाड़ी, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। झांसी के मिर्जापुर हाईवे पचपहरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां डीएम ने पहुंचकर इनका हालचाल जाना और तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त हों, ये सुनिश्चित किया।